नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके हिस्ट्री 2024 में। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले इतिहास का पहला पाठ को कवर करेंगे, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है कब। कब का अर्थ होता है समय से। अतीत में जो भी घटना घटित हुआ कब हुआ, तो उसका अर्थ होता है समय से। और कहाँ का अर्थ होता है स्थान से। कोई भी घटना घटित हुआ तो वो कहाँ पे हुआ। और तीसरा शब्द है कैसे। कैसे का अर्थ हम लोग कारण से समझेंगे, किस कारण से कोई घटना घटित हुआ, इसका कारण क्या है। इस प्रकार से हम तीनों शब्द का अर्थ समझ गए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए हम आगे इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, और अंत में हम लोग इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है अतीत, मतलब बीते हुए समय। बीते हुए समय को हम लोग अतीत बोलते हैं। जो समय बीत चुका है उसको हम लोग अतीत बोलते हैं। तो बीते हुए समय में मानव या प्रकृति में परिवर्तन का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इस प्रकार हम लोग इतिहास का परिभाषा बोल सकते हैं कि अतीत में मानव या प्रकृति, अतीत में मानव या प्रकृति में परिवर्तन का अध्ययन। बीते हुए समय में जो भी मानव सभ्यता या प्रकृति में परिवर्तन हुआ है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या हम लोग दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इस प्रकार से इतिहास का परिभाषा हो गया। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। अगला बिंदु कहता है अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास बहुत बड़ा विषय होता है। इसको सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला काल है प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल। यदि हम लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास बोलेंगे। दूसरा नंबर में होगा मध्य इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। हम लोग समझ लेते हैं प्राचीन इतिहास। हम लोग जब भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 750 ईस्वी से पहले, 750 ईस्वी से पहले के समय को बोलते हैं प्राचीन इतिहास, भारत की जब बात हम करेंगे तो। और 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच का समय वो कहलाता है मध्य इतिहास। यानी कि 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक, इसके बीच के समय को हम लोग बोलते हैं मध्य इतिहास, भारत के दृष्टिकोण से। जो कि यूरोप में इसका अलग है। इससे पहले वहां पर जो है आधुनिक या मध्यकाल का प्रारंभ हो चुका था। और 1750 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक, मतलब अभी तक, इसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल बोलते हैं। इस प्रकार से हम तीनों काल का समय देख लिए। अगला बिंदु है यूरोप में आधुनिक काल 15वीं तथा 16वीं सदी में आरंभ हुआ, जबकि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी में हुआ। मतलब भारत में जो है आधुनिक काल का आरंभ 18वीं सदी में शुरू हुआ। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि 1750 से लेकर के वर्तमान समय तक, इसी को बोलते हैं 1750 को 18वीं शताब्दी। 1700 से लेकर 1800 के बीच के काल को बोलते हैं हम लोग 18वीं शताब्दी। तो भारत में 18वीं शताब्दी, आधुनिक काल का शुरुआत 18वीं सदी यानी 1750 के 50 से माना जाता है। अगला बिंदु है आधुनिक काल में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन जैसी घटनाएं घटी, जिससे यूरोप में अनेक बदलाव हुए। इन्हीं बदलावों की वजह से यूरोप का आधुनिकीकरण हुआ। तो सबसे पहले जो है यूरोप में आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ। वहीं पे मशीन, फैक्ट्री, बहुत सारी
मशीन जो है यूरोप से ही लगना प्रारंभ हुआ। तो इसकी वजह था आधुनिक काल में पुनर्जागरण का शुरुआत। पुनर्जागरण के कारण ही वहां पे यूरोप में आधुनिकरण हुआ। और हम ये जो शब्द आया है पुनर्जागरण, इसका अर्थ समझ लेते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना या किसी पुरानी चीज का नए सिरे से विकास। पर इतिहास में पुनर्जागरण से उस बौद्धिक चेतना का बोध होता है जिसके अनुसार यूरोप के लोग अपने स्वर्णिम अतीत को पुनर्जीवित करने की चेष्टा में संलग्न हुए। रोमन सभ्यता के पतन के बाद यूरोप में सदियों तक एक प्रकार का अंधकार का युग चलता रहा। यूनानी तथा लैटिन साहित्य का अध्ययन छूट गया। लोग अंधविश्वास और रूढ़ियों में डूब गए थे। इस युग में चर्च की प्रधानता थी। सभी सामाजिक संस्थाएं भी धर्म के द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती थी। ठीक है, तो आधुनिकरण से पहले या पुनर्जागरण से पहले यूरोप में बहुत दिनों तक, सदियों तक जो है धर्म के अनुसार वहां का विधि व्यवस्था चलता था, जिसमें चर्च की प्रधानता था। किसका प्रधानता था? चर्च के अनुसार हर एक कार्य किए जाते थे। इस युग में चर्च की प्रधानता थी। सभी सामाजिक संस्थाएं भी धर्म के द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती थी। लोग भाग्यवादी हो गए थे तथा उनका व्यक्तित्व संकुचित हो गया था। पर 14वीं शताब्दी के आते आते, 14वीं शताब्दी कहने का मतलब हुआ 1300 से लेकर के 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी तक, इसी को हम लोग बोलते हैं 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के आते आते कतिपय कारणों से यूरोप में नई चेतना की लहर प्रभावित हुई। लोग प्राचीन यूनान एवं रोम की कला तथा साहित्य में अभिरुचि लेने लगे, जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। वे चर्च के सिद्धांतों की सच्चाई में संदेह करने लगे और प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कसने लगे। जो भी पुरानी रीति रिवाज थी उससे वे लोग असंतुष्ट थे और कुछ लोगों को संदेह होने लगा ये चीज सच है या गलत है। तो उन सभी चीजों को, उन सभी बातों को वो लोग तर्क करने लगे। लोगों की संपत्ति, लोगों की संचित शक्ति कई धाराओं में वेग से फूट गई और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में विकास शुरू हुआ। इसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। और इसका जो प्रभाव है साहित्य, विज्ञान, इत्यादि कला सभी क्षेत्रों पर पड़ा। इस प्रकार से हम पुनर्जागरण का अर्थ समझ गए। पुनर्जागरण का मतलब होता है, उसका तात्पर्य होता है जगना या पुरानी चीज को नए सिरे से विकास करना। और अगला बिंदु है कहता इसी काल में यूरोप के नाविकों ने अनेक देशों की खोज की। आधुनिक पूरे विश्व के विभिन्न भागों में गया और वहां अनेक देशों की खोज किया। जैसे स्पेन के नाविक, प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस नाम के नाविक जो है, कोलंबस वो जो है अमेरिका का खोज किया। इसका अमेरिका का, इस प्रकार से। और कब? 1492 ईस्वी में। जैसे भारत के बारे में देखते हैं तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाल भी एक देश है। और 1498 ईस्वी में भारत आने वाले समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, इसके विषय में कुछ अलग बातें कही गई है कि भारत की खोज की थी, लेकिन भारत की खोज नहीं की थी
भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी, समुद्र के रास्ते आए थे। इस प्रकार से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। अगला बिंदु है भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जैसी घटनाओं ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। अगला बिंदु है यूरोपीय व्यापारी अमेरिका, एशिया और यूरोपीय व्यापारी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महादेश के अनेक देशों में व्यापार के उद्देश्य से आए और बाद में वहां के शासक बन गए। ये जो है यूरोप के, जैसे पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, तो वहां का जो नाविक अनेक देशों का खोज किया, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। कोई भी सामान का खरीद बिक्री करके और वो अपने देश ले जाते थे, जैसे भारत से, अमेरिका से, मतलब एशिया के विभिन्न देशों का के साथ उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अफ्रीका के विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया और वहां पे अपना जो राजनीतिक नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार से एक तरह से वो लोग गुलाम बनाने लगा व्यापार करते करते। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, प्रजातंत्रवाद जैसे सिद्धांतों से विश्व को प्रभावित किया। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से और दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे ही अमेरिका का खोज हुआ तो यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया अमेरिका के ऊपर, धीरे धीरे वहां बस गए। लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों ने लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला बिंदु है भारत भी इन क्रांतियों से प्रभावित हुआ। इससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई तथा ब्रिटिश दासता से मुक्त होने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अगला बिंदु है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। तो 20वीं शताब्दी में जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे, मतलब बिहार और उड़ीसा बंगाल के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1912 में अंग्रेजों ने बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया तथा 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया। तो 1912 में अंग्रेज ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया और 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। इस प्रकार से विभाजन हो गया। आगे हम प्रश्न देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर। तो कहता है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद क्या होता है? सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। यदि कोई संपन्न देश, धनी या संपन्न देश किसी कमजोर देश के ऊपर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न है औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण जब एक समृद्ध देश किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव लाते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश के ऊपर राजनीतिक रूप से या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से बदलाव लाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे हमारा देश भी भारत अंग्रेज का क्या था? उपनिवेश था, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे।
इस प्रकार से हम औपनिवेशीकरण की परिभाषा लिख सकते हैं या उपनिवेशवाद का के बारे में लिख सकते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला है, वैश्विक गांव क्या है? कहता आज के आधुनिक समय में हर एक गांव और शहर विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, ये कई देश के अन्य भागों तक जा सकता है। तो कहता है, इसी सिमटी हुई दुनिया को वैश्विक गांव कहते हैं। वैश्विक गांव वैश्वीकरण की देन है, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है। वैश्विक गांव में विदेशी निवेशकों, तकनीकी जानकारों एवं विद्वानों के रहने की व्यवस्था है। इस प्रकार से एक वैश्विक गांव का परिभाषा हो गया। अगला प्रश्न है, अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अतीत को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धियां हासिल की, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की, इसे जानना जरूरी है। इससे हमें सुंदर भविष्य के निर्माण में प्रेरणा मिलती है। हमें वर्तमान को सुखद बनाना, विकसित बनाना है तो अतीत को सही ढंग से समझना होगा। हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए अंधविश्वास में दुराग्रहों, जाति प्रथा एवं संप्रदायवाद जैसे कुरीतियों को दूर करना होगा। अगला प्रश्न है, अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? कहता अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीकों से संकलित करना इतिहास है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है, क्योंकि अतीत के बारे में क्या कौन सा बुक हमें बताता है? इतिहास ही बताता है कि किस समय की वस्तु है जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था। उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। संस्कृति, सभ्यता कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, किस प्रकार व्यापार करते थे, नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, सारी जानकारी जो अतीत में थी इतिहास से ही प्राप्त होती है। एक विधि है कार्बन 14 पद्धति या विधि, जो वैज्ञानिक पद्धति है। इसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई वस्तु कितना पुराना है, क्योंकि जितने भी जीवित चीज है, जैसे जीवित आदमी हो गया, जानवर हो गया, तो उसमें कार्बन 14 नाम का तत्व विद्यमान रहता है। और जब उसका मृत्यु हो जाता है तो कार्बन 14 नाम का तत्व जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है, और उस विधि का नाम है कार्बन 14 विधि या कार्बन 14 पद्धति। आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग अब बुक का प्रश्नों का हल करेंगे। तो दिया वैदिक स्थानों को भरिए। तो कहता पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक, तो यहाँ हो जाएगा अधिक से अधिक धन धन कमाना। तो यहाँ खाली जगह में हो जाएगा धन। दूसरा है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहते हैं? तो पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण यहाँ पर लिख देते हैं, पुनर्जागरण। तो दूसरा खोका डैश में भरा जाएगा पुनर्जागरण। गौ नंबर कहता है मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण गो हो जाएगा। घ नंबर है कहता डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इसका हो जाएगा उत्तर अभिलेखागार। जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उसको अभिलेखागार में रखा जाता है। अंग है कहता समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होता है।
तो यहाँ हो जाएगा भौगोलिक। भौगोलिक। आगे देखते हैं सही गलत है, देखेंगे हम कौन से वाक्य सही है और कौन सा गलत है। तो कहता है कौन नंबर में, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कोई भी प्रश्न को प्रस्तुत करके उसको ज्ञान प्राप्त करना, उसको सिद्ध करना। ख नंबर में है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। धर्म के आधार पर किसी को बांटा नहीं जाता है, किसी कालखंड को नहीं बांट सकते। अगला है गो नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। हाँ की थी, लेकिन ये वह कहता नहीं की थी, इस प्रकार से गलत हो जाएगा, जो कि किया था। आगे देखते हैं घ नंबर कहता है ऐतिहासिक स्रोतों से आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। ये बिल्कुल गलत है, आम आदमी के बारे में नहीं होता है। अगला नंबर है, आजादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आजादी के बाद भी वही रह गई। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले जो है भारत जो विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत के बगल में पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, ये सब एक ही सीमा के अंतर्गत आते थे। लेकिन विभाजन के बाद यहाँ बीच में बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर आ गया, और यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर आ गया। आगे हम लोग बुक का जो सवाल है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो आप लोग है देख करके यहाँ पर लिख लीजिएगा इसका उत्तर जो भी है। हम एक बार पढ़ देते हैं। कहता है मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत उस समय के हथियार, अभिलेखों, चट्टानों, ताम्रपत्र तथा पांडुलिपियां हैं, जिनकी सहायता से कुछ खास लोगों विशेषकर शासकों के संबंध में जानकारियां प्राप्त होती है। कागज का प्रचलन हो पाया था, जिससे अनेक ग्रंथ लिखे गए। इस काल में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों की प्रमुखता था। गृह उद्योग उन्नत थे तथा मशीनों का नामो निशान नहीं था। आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों में वृद्धि हुई। इस काल में कई तरह की मशीनें बनी। आवागमन के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी आदि वाहनों का प्रचलन हुआ। जिलों से लेकर राज्यों की राजधानी में अभिलेखागार होने लगे, जहां सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाने लगे। आधुनिक काल में छापाखाना के आविष्कार के कारण पांडुलिपि या दस्तावेज की कई प्रतियां बनने लगी। जब छापाखाना बना और उसमें मशीन छापने वाला लगा, तो बहुत सारी पांडुलिपियां, दस्तावेज, कई प्रतियां बनने लगी। इस तरह मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों की तुलना में आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत अधिक उपयोगी और प्रामाणिक है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहां तक सीमित हैं। इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था, जो कि धर्म के आधार पर था, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, जो कि बहुत ही गलत था। कहता जेम्स मिल ने अपनी एक पुस्तक में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। जो विभाजन शासकों के धर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन मैं धर्म के आधार पर इस विभाजन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धर्म या जाति के आधार पर ऐतिहासिक कालखंड को बांटना उचित नहीं है, जो कि सही है। किसी भी देश को धार्मिक या जाति आधार पर नहीं बांटना चाहिए। किसी भी देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। किसी देश का विभाजन का आधार उस देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती है। अतः जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास का किया गया विभाजन का आधार उचित नहीं है। इस प्रकार से दूसरा का उत्तर हो जाएगा। तीसरा कहता है सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां सुरक्षित रखते हैं। हर जिले में सरकारी अभिलेखागार होते हैं,
जहाँ सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कलेक्टर तथा कमिश्नरी के दफ्तरों, कचहरी के रिकॉर्ड रूम में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। कहता यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन की भूमिका काफी अहम है। यूरोप में मुख्यतः दो तरह के परिवर्तन हुए, पुनर्जागरण आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्राचीन सिद्धांत पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने राजनीतिक तथा धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग में कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। इससे उद्योगों में सस्ता और अधिक सामान कम अधिक अवधि में ही बनने लगे। इससे विश्व के प्रायः सभी देश प्रभावित हुए। इससे विश्व के अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ। आया कहता मशीनें बनी तथा औद्योगिकरण हुआ, जिससे शहरों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हुई एवं मशीनों तथा बनी बनाई चीजों पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई। इस प्रकार यूरोप में हुए दोनों परिवर्तन आधुनिक काल के निर्माण में काफी हद तक सहायक हुए। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का हमने उत्तर देख लिया। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।